बेस्ट सर्विस वो होती है जहां पर आपको किसी भी तरीके की सर्विस की जरूरत नहीं पड़े, यानी कि अगर आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना ना पड़े या फिर किसी को घर पे बुलाना ना पड़े और कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हो वो वैसा का वैसा ही चलता और है। यही एग्जांपल होता है बेस्ट सर्विस का। लेकिन अगर आपको लगातार सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है, लगातार किसी भी प्रोडक्ट से खुश नहीं हुआ, तो वो चीज होती है वर्स्ट सर्विस। और वर्स्ट सर्विस के अंदर बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक का नाम सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा आता रहता है, जिसके अंदर इसके स्कूटर्स काफी ज्यादा पार्क्ड है, इसके सर्विस सेंटर पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई नया वीडियो सोशल मीडिया पे यहाँ पे आ जाता है। लेकिन बात ये आती है, ऐसा क्या है कि ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स के अंदर इतनी ज्यादा सर्विस के इश्यूज आ रहे हैं? क्या एग्जैक्टली में रियलिटी है? इस चीज का सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी चीज, क्या ये इशू सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक तक लिमिटेड है या फिर दूसरी जगहों तक है? सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाली और वो इन्फॉर्मेशन देने वाले जिसे आज से पहले शायद आप तक किसी ने नहीं पहुंचाया होगा। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नंबर ऑफ इश्यूज ओला इलेक्ट्रिक में आते हैं? बिल्कुल, ये बात सच है। कई सारे फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स हैं और कई सारे सर्विस सेंटर्स पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी रहती है, क्योंकि स्कूटर्स वहाँ पे पार्क्ड है, कई सारे धूल खा रहे, डस्ट खा रहे। लेकिन देखा जाए तो ये स्थिति सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक के साथ है, बाकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं सबके साथ कहीं ना कहीं इसी तरीके की प्रॉब्लम है। जैसे की बात करें, बजाज काफी ज्यादा स्कूटर्स बेचता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको स्कूटर्स भी टोटली परफेक्ट है। कई सारे यूजर्स ने यहाँ पे रिपोर्ट किया कि इसके स्कूटर्स में भी दिक्कत आती है, वहां पर भी सर्विस रिलेटेड इश्यूज आते हैं। टीवीएस के अंदर जो उनकी iQube जो सबसे ज्यादा बिकती है, वहां पे ढेर सारे इश्यूज आते हैं। यहाँ तक की बात करें तो जितने भी आपके 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक के अंदर, उनके अंदर भी कई सारे लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई है, जहाँ पे प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता, गाड़ी यहाँ पर काम नहीं करती है। यानी कि एक बात बताऊं, जिस कंपनी ने मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा बेचे, हर एक कंपनी यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्विस की यहाँ पे प्रॉब्लम में जूझ रही है। और ओला इलेक्ट्रिक के साथ बात ये कि पिछले 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट इन्होंने यहाँ पे 10 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचा है, जिसके अंदर उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी जनरेशन से, बहुत सारे मॉडल्स है, जिस वजह से वो आज के समय इश्यूज यहाँ पे फेस कर पा रहे। एक ऐसी कंपनी है जो इस इशू के फेस कर सकती थी, लेकिन उसने बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया, वो है एथर। एथर जैसी कंपनी में अगर हम बात करें तो वही एक कंपनी जो आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एक अच्छी कंसिस्टेंट सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। लेकिन उनकी भी स्मार्टनेस काफी अलग थी, उसके बारे में थोड़ी देर से बात करते हैं उन्होंने ऐसा क्या किया। लेकिन एक छोटी सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इतने ज्यादा नंबर ऑफ इश्यूज क्यों आ रहे हैं और क्यों स्पेसिफिकली ओला स्कूटर्स इसके ज्यादा सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो 2020 से पहले काफी अलग हुआ करता था। ज्यादातर स्कूटर पहले आपको चीप चाइनीज रीब्रांडेड देखने को मिलते थे, जहां पे चाइना से कंपोनेंट उठा के इंडिया के अंदर उनको सिर्फ असेंबल किया जाता था। लेकिन फिर बजाज की एंट्री होती है, ये अपना चेतक लाते हैं, टीवीएस अपना iQube लाती है और 2022 जनवरी से ओला इलेक्ट्रिक अपने ओला S1 स्कूटर्स को यहाँ पर निकालती है। बेसिकली ये स्कूटर्स और जो चाइनीज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में डिफरेंस ये था कि चाइना के इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंपोनेंट लेके सिर्फ रीब्रांडिंग करके और आपस में असेंबल करके यहाँ पे बेचा जा रहा था। और आज भी कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो यही काम यहाँ पे करते हैं, जहाँ पे सस्ते में आपको स्कूटर बनाकर दे देते हैं। लेकिन उनके में और जो बजाज, टीवीएस, ओला, इवन काफी लंबे समय से एथर ये जो काम कर रही थी, उनमें डिफरेंस क्या था? देखो, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप कर रहे थे उसके लिए एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जिस वजह से इन्हें वर्टिकल इंटीग्रेशन करना पड़ा, सारी चीजें इन हाउस डेवलप करनी पड़ी, जैसे बैटरी पैक बनाना पड़ा, मोटर कंट्रोलर बनाना पड़ा, जिस सॉफ्टवेयर पे चलेगा उसे बनाना पड़ा। यानी कि सारी की सारी चीजें खुद इन हाउस डिजाइन करनी पड़ी, क्योंकि पीछे देखा तो कोई भी ब्लूप्रिंट मौजूद नहीं था कि यहाँ पे किस तरीके से परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पे बनाना है। कंपनी सारी जो चीजें रहती है इन हाउस करती है, सारे कंपोनेंट्स इन हाउस बनाते हैं, जिस वजह से अगर आप बाजार में अगर इसको किसी थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर पे ले जाएंगे अपनी किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को, वहां वो रिपेयर होगा ही नहीं। आपके जो आइस, जो पेट्रोल 2 व्हीलर से 4 व्हीलर्स होते हैं ना, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सड़क पे खड़ा मैकेनिक उसको थोड़ा बहुत सही कर सकता है, या फिर इस हालत में लेके आ सकता है कि आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर तक चली जाए या आपके घर तक चली जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चीज बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। यहाँ पे इंटरनल कंपोनेंट्स इतने कॉम्प्लेक्स और ऐसी चीजों को यूज किया गया है जिसके लिए आज भी इंडिया का थर्ड पार्टी सर्विस नेटवर्क तैयार है ही नहीं, या फिर कोई भी मैकेनिक उसको ठीक नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इनके कॉम्पोनेंट बाहर मार्केट में मिलते ही नहीं है। मतलब खुद सोचिए, अगर ओला स्कूटर के कॉम्पोनेंट अगर बाहर मिल रहे होते ना, तो लोग फिर सर्विस सेंटर पे अपनी गाड़ी नहीं छोड़ते। वो कहते यार सर्विस सेंटर तेरे से नहीं हो रहा है, तो गाड़ी मेरे को दे, मैं बाहर सस्ते में काम करवा लूंगा और वहां पे पार्ट लगवा के अपनी गाड़ी को अपने घर पे ले जाऊंगा, कम से कम मेरा काम तो चलता रहेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, पार्ट्स बाहर मिलते ही नहीं है, जिस वजह से लोगों को सर्विस सेंटर पे ज्यादा रिलाई करना पड़ता है। ये भी एक दिक्कत है। इसी के साथ ही एक और छोटी सी प्रॉब्लम है जिसे हमने हाल ही में यहाँ पे ऑब्जर्व किया, वो ये है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट जो रिपेयर करवाने जाते हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। वेल, ये बात बिल्कुल सही है सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, जिसके अंदर अगर आप रिपेयर करवाने जाते हो कोई भी छोटी
छोटी से छोटा कंपोनेंट होता है, भले वो प्लास्टिक का एक लॉक है, छोटा सा स्क्रू क्यों ना हो, उसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर सर्विस चार्जेस बहुत ली जाती है। ओला का इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, कई सारे लोगों ने यही चीज रिपोर्ट करी। एथर के साथ भी यही चीज है। एथर के बारे में कहते हैं कि उसकी सर्विस यहाँ पे काफी अच्छी है, लेकिन बात यह कि वारंटी के बाहर जब उसे रिपेयर करवाना पड़ता है तो उसमें भी काफी मोटा यहाँ पे खर्चा हो जाता है। लेकिन बात यह कि एथर ने यहाँ पे सिंपल सी बात ये करी कि उसने धीरे धीरे एक्सपेंड किया, धीरे धीरे गाड़ियों को बेचना शुरू किया, और उसे पता था अगर वो ज्यादा नंबर बेचेंगे गाड़ियों का तो उन्हें वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे सर्विस नेटवर्क पे भी काम किया, डीलरशिप्स के साथ भी काम किया, यहाँ तक कि प्रीमियम सर्विस का एक्सपीरियंस भी दिया। और एक स्मार्टनेस दिखाई एथर ने कि यहाँ पे उसने लिमिटेड व्हीकल्स उतारे थे, जिस वजह से उनकी सर्विस प्रोवाइड करवाना उनके लिए आसान पड़ा, उनके कंपोनेंट्स को अवेलेबल करवाना आसान पड़ा। ओला के साथ प्रॉब्लम इधर ये हुई कि ओला ने मल्टीपल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को निकाला था। यानी कि अगर बात करें तो शुरुआत होती है ओला के S1 Pro जनरेशन 1 से, उसके अंदर उन्होंने 4 किलोवाट 3 किलोवाट आवर वाला मॉडल निकाला। फिर ओला S1 को इंट्रोड्यूस किया गया 2022 में 3 किलोवाट आवर के साथ, और तो 2023 तक आते आते जब इस स्कूटर को लॉन्च हुए 1.5 साल ही हुआ था, ओला ने अपनी फर्स्ट जनरेशन S1 Pro को टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया और अपनी जनरेशन 2 लिया, जिसके अंदर ओला S1 Pro थी, ओला S1 Air थी, ओला S1 X, X Plus, ये सभी स्कूटर्स थे। और देखा जाए तो 2023 और 2024 में इन्होंने दबा के यहाँ पे सेल्स करी थी। लेकिन देखा जाए तो कंपनी की शुरुआत बहुत ही ज्यादा तेजी से हुई थी, बहुत सारे स्कूटर्स बेचे थे उन्होंने, और एक टाइम पे उनका एक भी सर्विस सेंटर नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे उन्हें भी पता चला कि सर्विस की डिमांड आ रही है, लोगों को दिक्कत आ रही है, तो धीरे धीरे शुरू करे। लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स तो खोल दिए थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम नंबर ऑफ सर्विस सेंटर्स कभी थे ही नहीं। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्वालिटी ऑफ सर्विस इंजीनियर्स, यानी कि जो लोग यहाँ पे गाड़ी को यहाँ पे ठीक करते हैं। यानी कि अगर आपके ओला स्कूटर के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आएगी, अगर आप उनके सर्विस सेंटर जाएंगे तो कई सारे वहां पे जो लोग रहते हैं उन्हें एग्जैक्टली में पता ही नहीं रहता यहाँ पे एग्जैक्टली में फॉल्ट क्या है और उसको यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल 2022 के बाद से आए, वहां पे सेफ्टी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा कर दी गई थी और अलग अलग सेंसर्स को इंप्लीमेंट किया गया था। इसके पीछे का रीजन ये कि 2022 में बहुत ज्यादा फायर इंसिडेंट हुए थे और गवर्नमेंट ने भी स्पेशल नॉर्म्स लेकर आई थी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अगर आप बेच रहे हो तो वहां पे मिनिमम सेफ्टी की गाइडलाइन और सेफ्टी की नॉर्म्स को फुलफिल करना चाहिए, जिस वजह से गाड़ी अगर सड़क पे रहे तो सेफ रहे, उससे किसी का नुकसान नहीं हो। ये कुछ नॉर्म्स को लेकर आया गया था, जिस कारण से गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स को भी लिया गया था और एडिशनल सेंसर्स को भी लगाया गया था। और अगर हम बात करें तो ओला S1 Pro के अंदर नंबर ऑफ सेंसर्स काफी ज्यादा रहते हैं। और देखा जाए तो गाड़ी अगर कोई भी इंसान रफ यूज करेगा, गाड़ी अगर सड़क पे खड़ी रहेगी और उसके अंदर कहीं भी कुछ भी डैमेज होता है तो ये सेंसर ट्रिगर होके आपकी गाड़ी को टोटली डेड कर सकते हैं। जैसे की बात करें, अगर गाड़ी के अंदर बहुत ही छोटी सी स्पार्किंग हो गई तो गाड़ी की जो बैटरी रहती है अपना को टोटली डिस्कनेक्ट कर सकती है और वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि आपका स्कूटर टोटली डेड हो गया। ये इश्यूज देखने को मिला है। इसके साथ ही ओला स्कूटर के अंदर ब्रेक के अंदर भी सेंसर आता है, यानी कि अगर आप ब्रेक दबा के थ्रॉटल अगर देंगे तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। और मान लीजिए किसी वजह से आपका ब्रेक डैमेज हो गया या गिर गया आपका स्कूटर, उससे ब्रेक के लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपकी गाड़ी का सेंसर अगर डैमेज हो गया तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। कुछ केसेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी थे, जिस कारण से कुछ लोग की गाड़ियां रातों रात यहाँ पर अपने आप बंद हो जाती थी। लेकिन एग्जैक्टली में जो इश्यूज थे वो इतने ज्यादा बड़े नहीं होते थे, होती बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन उस छोटी सी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और फिक्स करना ये प्रॉब्लम है, जिस वजह से यहाँ पे लोग गाड़ी बाहर ठीक नहीं करवा पा रहे, लोगों को सर्विस सेंटर आना पड़ रहा है और जिस वजह से यहाँ पे सर्विस सेंटर पे बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है। सिर्फ ये एक छोटी सी दिक्कत थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काफी ज्यादा रहते हैं और जो सर्विस में भी लोग हैं उन्हें पता नहीं रहता कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में क्या प्रॉब्लम है। और कई सारी प्रॉब्लम ऐसी रहती है जो हाथों हाथ रिपेयर की जा सकती है, कुछ में वायरिंग की दिक्कत होती है, बहुत छोटी चीजें रहती है, लेकिन कई बार उन्हें पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली में प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करनी है। और उनके ऊपर स्कूटर्स का लोड काफी ज्यादा आ रहा है, जिस वजह से उनको वो पार्क करने को कह देते हैं, जबकि चीज इतनी ज्यादा सिंपल रहती है, किसी भी पार्ट को तुरंत यहाँ पर रिपेयर करके लोगों को भी दिया जा सकता है। मेजॉरिटी केसेस में यहाँ पर यह रहता है कि उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हटा के दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा दिया जाता है और इस वजह से क्या रहता है कि मार्केट के अंदर जो पार्ट्स रहते हैं उसकी सप्लाई भी तेजी से गिर जाती है। यानी कि अगर तेजी से अगर हम कंपोनेंट रिप्लेस करने लगे तो जो पीछे से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो लिमिटेड है और स्कूटर्स में छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं और उसके अंदर आप बड़ा पार्ट यहाँ पे रिप्लेस करो, जिस वजह से भी यहाँ पे काफी ज्यादा डिले और काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। और ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जिसे ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी को सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत है। यानी कि जो सर्विस इंजीनियर्स है उन्हें ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देना और अच्छे तरीके से एजुकेट करना कि कोई भी गाड़ी अगर अपनी सर्विस सेंटर के अंदर ला रहा है तो वो आसानी से डायग्नोस कर सके, प्रॉब्लम का पता लगा सके और जल्दी से जल्दी उसे रिपेयर करके भेज सके। क्योंकि देखा जाता है कि इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है। जो कंपनी मार्केट के अंदर ज्यादा नंबर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेच रही है वो सब इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। कोई कंपनी आज फेस कर रही है, कोई कंपनी कल फेस करेगी, लेकिन करेंगी ये सब क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सॉल्व एक दिन में नहीं की जा सकती, इवन एक साल में नहीं की जा सकती। कम से कम 4-5 साल यहाँ पर देने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे मार्केट के अंदर मैच्योरिटी आएगी, तब जाके सर्विस की और छोटे छोटे इश्यूज की प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे फिक्स की जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर इश्यूज अगर आ रहे हैं तो ओला के अंदर ही क्यों इश्यूज आ रहे हैं, बाकी जगह क्यों नहीं आते? देखो बाकी जगह इधर बात है कि यहाँ पे बाकी कंपनीज ने कभी इतना वॉल्यूम बेचा ही नहीं। हालांकि देखा तो ओला इलेक्ट्रिक की सेल्स 2025 में तेजी से डिक्रीज करी है क्योंकि उनके प्रोडक्ट के अंदर लोगों का जो भरोसा था वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो बजाज और जो टीवीएस के यूजर से, इवन जो हीरो विडा आती है उसके यूजर से, उसने भी यहाँ पे काफी ज्यादा कंप्लेंट करी कि वहां पर भी उन्हें सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई थी और यहाँ तक कि उधर भी सर्विस का जो रिजोल्यूशन वो टाइम पे नहीं मिलता। लेकिन वहां पे वॉल्यूम अभी उतना ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है जितना यहाँ पे ओला का है, जिस वजह से वो अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। हालांकि कई सारे टीवीएस के यूजर्स और बजाज के यूजर्स ने यहाँ पे कंप्लेंट करी कि वहां पर भी दिक्कतें आती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि सभी स्कूटर्स में दिक्कत आती है? वेल, ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो फंडामेंटली आज के समय काफी अच्छी स्टेट में और काफी अच्छे तरीके से सड़क पे चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती जब एक छोटी सी भी दिक्कत आती है और उसके बाद सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको सर्विस सेंटर जाना नहीं पड़ रहा तो हो सकता है आपका स्कूटर बहुत अच्छा चलता रहे। कुछ लोग के ओला स्कूटर जनवरी से लिए हुए हैं 2022 के और आज भी अच्छे तरीके से रहे, लेकिन कई सारे ऐसे जिनको हर महीने सर्विस सेंटर जाना पड़ता है या कई महीनों से यहाँ पे रखा गया। इस प्रॉब्लम को यहाँ पे हर एक कंपनी अलग तरीके से सॉल्व कर रही है। जैसे कि अल्ट्रा वॉलेट जैसी कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है, सिंपल एनर्जी की बात करें ये भी धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है, या फिर रिवर इंडी की बारे में बात करें तो वो भी अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डेवलप कर रही है और धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ओला जैसे तेजी से एक्सपेंड किया तो उनके अंदर भी दिक्कत आ सकती है। और ओला का जो मेन राइवल हम यहाँ कहते हैं एथर एनर्जी, उसके अंदर देखा है तो उसने जो स्मार्ट मूव किया वो बताता हूँ। एथर एनर्जी को पता है कि आज के समय में उसको स्कूटर लिमिटेड बिकता है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे उनके स्कूटर्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे। और ओला जैसी स्टेट ना हो तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने पहले ही काम कर लिया था। सबसे पहले तो एथर एनर्जी के ज्यादा मॉडल्स आते ही नहीं है, उनका मॉडल आता है 450 लाइनअप आती है और एक आती है रिस्टा। देखो दोनों ही प्रोडक्ट डिफरेंट कैटेगरी के लेकिन काफी हद तक आइडेंटिकल है, सिमिलर बैटरी पैक यूज होता है और काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी सेम है, जिस कारण से ये लोग आपस में पार्ट शेयर कर सकते हैं। इवन 450 के भी ज्यादा मॉडल्स नहीं आते और रिस्टा के भी ज्यादा मॉडल्स नहीं आते, जिस वजह से उनके लिए वहां पे कंपोनेंट सप्लाई करना और आसानी से रिपेयर करना ईजी है। लेकिन उन्हें पता है कि आने वाले समय में जब वो ज्यादा नंबर वॉल्यूम बेचेंगे, अभी तो सिर्फ 5 लाख बेचे, लेकिन 10 लाख 20 लाख 30 लाख जब जाएंगे तब आगे चलकर और दिक्कत आ सकती है। इस वजह से उन्होंने नया EL प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके अंदर उन्होंने मेन चीज इधर रखी है कि उसकी सर्विस कर पाना आसान है। और EL प्लेटफॉर्म की यही खास बात कि सर्विस तो इजी है लेकिन साथ ही साथ अफोर्डेबल है, इजी टू रिपेयर है और इस वजह से अपने उस पर काम कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि अफोर्डेबल स्कूटर मार्केट में आएगा तो तेजी से आगे बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदेंगे और फिर ज्यादा लोगों को अगर दिक्कत आ गई तो उनको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उनको रिपेयर आसानी से कर सकते हैं। ये चीज पे एथर यहाँ पे खेल गया। और देखा जाए ओला के साथ प्रॉब्लम बताऊं क्या है कि उसने बहुत जल्दी स्कूटर्स को लॉन्च किया, बहुत मल्टीपल वर्जन्स को लेकर आने लगे। इवन सरप्राइजिंग बात है कि ओला के स्कूटर जिनमें मेजॉरिटी प्रॉब्लम आती है ज्यादातर आती है मॉनसून के टाइम पे जब यहाँ पे बारिश होती है, और वो प्रॉब्लम आती है उनके जो बिल्कुल ही बेसिक बजट स्कूटर्स थे S1X के लाइनअप, जिसके अंदर इन्होंने हब मोटर को यहाँ पे यूज किया था, जिसके अंदर देखा तो सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन वगैरह के इश्यूज आ सकते हैं। और ये शायद ओला को ये बात पता चली कि स्कूटर के अंदर प्रॉब्लम है, दिक्कत है और हब मोटर वाला सिस्टम इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, तो 2 साल के भीतर ही हब मोटर वाली चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और आज के समय में जब जनरेशन 3 आप देखते हैं तब ओला के S1X के अंदर यहाँ पे आपको जनरेशन 3 में मिड ड्राइव मोटर चेन सिस्टम देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको थोड़ी बेटर क्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन आज भी मेरी नजर में ये बात है कि अगर ओला को अगर आगे लंबे समय तक आगे बढ़ना है तो अपने बेस मॉडल को ऊपर और ज्यादा बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या फिर अगर वो उसे सस्ता बना के चक्कर में ज्यादा कॉस्ट कटिंग करेंगे तो उससे बेटर है कि उसे डिसकंटिन्यू कर दें। क्योंकि हाल ही में मैंने S1 Pro का जनरेशन 3 भी देखा था, उसके अंदर फिट एंड फिनिश और जो क्वालिटी के इश्यूज पहली 2 जनरेशन में थे ना वो काफी हद तक यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और प्रोडक्ट यहाँ पे काफी हद तक रिफाइंड हो चुका है हार्डवेयर वाइज। लेकिन फिर भी बात है कि मार्केट में जो पुराने स्कूटर जिनमें प्रॉब्लम आ रही है ना, ये उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन चुके हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी चीज ये है कि जो कि है यूजर को एजुकेट करना। देखो सिंपल सी बात है कि आज के समय में यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा नई चीज है,
और लोग जब उसे यूज करते हैं तो वो उसे पेट्रोल स्कूटर या फिर पेट्रोल व्हीकल की तरीके से यूज करते हैं, जिस वजह से एक्सपीरियंस पेट्रोल का और इलेक्ट्रिक का अलग रहता है। कई लोग जबरदस्ती भगाते हैं, कई लोग जबरदस्ती रफ यूज करते हैं। यहाँ पे जो कंपनीज अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट को यहाँ पे निकाल रही है, उनको मेक श्योर करना है कि लोगों को अच्छे तरीके से एजुकेट करे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उसमें रेंज निकालनी है, किस तरीके से उसकी केयर करनी है। कई सारे लोग होते हैं बिल्कुल ही चार्जिंग ढंग से नहीं करते, कई सारे लोगों की जो बैटरी होती है वो बिल्कुल ही डीप डिस्चार्ज हो जाती है, जिस कारण से बैटरी रिलेटेड इश्यूज आता है। कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अगर गाड़ी की हवा कम हो जाएगी तो रेंज के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। और कई सारे लोग जबरदस्ती जो उनके स्पोर्ट्स मोड और जो हाइपर मोड होता है ओला में, वो उसे जबरदस्ती यहाँ पे यूज करते हैं, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर निकलती है, जिस कारण से ऑब्वियसली अगर आप किसी भी मोटर के ऊपर ज्यादा लंबे समय तक ज्यादा लोड अगर डालोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फेलियर यहाँ पे हो सके। ये बिल्कुल स्मार्टफोन जैसा है। अगर एक मोबाइल फोन में अगर आप 24 घंटे गेम खेलते रहोगे तो उस मोबाइल फोन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसी अगर आप हाई परफॉर्मेंस अगर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में 24 घंटे यूज करते रहोगे, वहां भी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से ना थोड़ा एजुकेट करने की भी जरूरत है, ताकि जो लोग होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ थोड़ा ज्यादा फैमिलियर हो और यहाँ पे उसको अच्छे तरीके से यूज करे, ताकि लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे इश्यूज कम से कम आएंगे और उनकी गाड़ी भी लंबे समय तक चलेगी। इसके साथ ही एक और फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, जो कभी भी पेट्रोल टू व्हीलर के साथ या पेट्रोल व्हीकल के साथ नहीं थी, वो ये कि वो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट ज्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्योंकि आज के समय में लैपटॉप को भी रीस्टार्ट करना पड़ता है, मोबाइल फोन के अंदर भी दिक्कत आए तो रीस्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन कई सारे लोगों को नहीं पता कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को भी यहाँ पे रीस्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये अपने एंड्रॉइड बेस्ड ओएस के ऊपर चलते हैं और उसके अंदर भी ग्लिचेस आते हैं और दिक्कतें आती है। और हाँ, आज के समय में पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के रूप में पूरी तरीके से तैयार हो। यहाँ तक कि ग्लिचेस यहाँ पे टेस्ला में भी आए हैं, BYD की कार्स में भी आए हैं और ओला स्कूटर्स में भी आते हैं, जिस कारण से लोगों को ये देखना चाहिए कि उस गाड़ी को रीस्टार्ट कैसे किया जा सके। और हाँ, कंपनी को भी ग्लिचेस को जल्दी जल्दी पकड़ना चाहिए ताकि कोई डेंजरस ग्लिच ना आए और उसे जल्दी से जल्दी अपडेट से फिक्स करना चाहिए। हालांकि ओला वाले अपडेट में थोड़ा अच्छा काम करते हैं और अपडेट यहाँ पे पुश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग भी है कि टाइम टू टाइम अगर उनकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है, अगर वो रीस्टार्ट करके सिंपल अगर सॉल्व हो सकती है तो ये भी एक चीज है। इसके साथ अगली चीज ये कि ओला इलेक्ट्रिक को यहाँ पे ऐसा क्या करना चाहिए कि यहाँ पे उनका जो भरोसा है लोगों के ऊपर से वापस आ जाए और दोबारा से उनके जो स्कूटर्स की सेल्स अभी कम हो गई थी वो बढ़ने लगे और लोग उनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करने लगे। सबसे पहले तो जो कंपनी कर रही है वो कर रही है कि जिन प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम थी उन्हें तो ऑलरेडी वो डिसकंटिन्यू कर चुकी है, लेकिन इसके साथ फ्यूचर में दिक्कत यह आ सकती है कि जिन लोगों ने पुरानी गाड़ी ले रखी थी और वो डिसकंटिन्यू हो गई है तो उसके पार्ट्स फ्यूचर में अवेलेबल कब तक होंगे ये सॉल्व करना उनके लिए। क्योंकि यानी कि अगर अभी जो सर्विस सेंटर में गाड़ी है उनके लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म निकालना कि उनकी गाड़ी को जल्दी से जल्दी रिपेयर करके जल्दी से जल्दी सड़कों पर लाया जा सके। इसके साथ अगली चीज ये कि यहाँ पे ऐसा कोई रूल होना चाहिए कि 7 दिन से ज्यादा अगर किसी गाड़ी सर्विस सेंटर में जा रही है तो वहां पे डीप डिस्चार्जिंग हो सकती है बैटरी के, और ओला अपनी वारंटी के अंदर डीप डिस्चार्जिंग की प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो इस वजह से किसी की गाड़ी सर्विस सेंटर में रखे अगर डीप डिस्चार्ज हो रही है तो उस पर वारंटी देनी चाहिए, या फिर अगर 7 दिन से ज्यादा अगर कोई गाड़ी रखी जा रही है तो यहाँ पे एक सेकेंडरी व्हीकल उसको देना चाहिए ताकि उसका काम यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज यहाँ पर ये कि अपनी पुरानी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू करके उन्होंने अपने नए व्हीकल्स को तो बेटर बना दिया है, लेकिन पुराने व्हीकल्स के कंपोनेंट्स वो कब तक अवेलेबल करेंगे ये एक सवाल रहता है। क्योंकि आमतौर पे मैंने पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये बात देखी है कि कोई भी अगर गाड़ी अगर पुरानी होकर डिसकंटिन्यू हो जाती है और वो ज्यादा मास मार्केट में नहीं बिकी है तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं ना, वो आफ्टर मार्केट भी बहुत ही कम और धीरे धीरे मिलते हैं, जिस वजह से उनका रिपेयर काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, ये करने की जरूरत है। और इसके साथ ही जो नंबर ऑफ स्कूटर्स ओला इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा लॉन्च कर देता है ना, कहता है कि आप सस्ते में भी ले लो, महंगे में भी ले लो, इससे बेटर है कि लिमिटेड लॉन्चेस करे और उनको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, बेटर सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करे। इस तरीके से यहाँ पे बचाया जा सकता है। और एक और स्पेशल तरीका मेरे को मिला है कि जिससे लोगों का भरोसा दोबारा से जीता जा सकता है। ओला एक एक्सचेंज या बायबैक स्कीम निकाल सकता है, यानी कि वो लोग जो अपने स्कूटर से इतने पसंद नहीं है और वो अपना स्कूटर बेचना चाहते हैं लेकिन मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो ओला के साथ उन्हें करना चाहिए कि ओला बोले कि आप अपना स्कूटर हमारे पास हो, हम आपका स्कूटर वापस खरीद लेंगे और हम आपको बदले में एक नया स्कूटर दे देंगे। जैसे कि बायबैक या एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ऊपर जो अमाउंट रहता है वो थोड़ा पे करना पड़ेगा, और जो नया स्कूटर हम आपको देंगे उसकी हमने टेस्टिंग वगैरह अच्छे से करी, वो नियरली परफेक्ट है, उसमें उतने इश्यूज नहीं आएंगे जितने पहले आए, जिस वजह से क्या रहेगा कि लोगों को नया स्कूटर मिलेगा, लोग उसे अच्छे तरीके से यूज करेंगे और उसमें बेटर क्वालिटी रहेगी, तो लोग ओला के कस्टमर दोबारा से बने रहेंगे। और इससे दो फायदे रहेंगे, जिससे ओला के कस्टमर्स को यहाँ पे जो भरोसा है वो जीता जा सकता है, और दूसरी चीज ये कि ओला अपने स्कूटर्स की जो सेल जो गिर रही है उसे भी यहाँ पे बचा सकता है। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है।
इसके साथ ही ओला वाले एक और चीज कर सकते हैं कि अलग अलग ट्रेनिंग कैंप पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज करें, जिसके अंदर जो मैकेनिक्स होते हैं उनको इन्वाइट किया जाए और उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिपेयरिंग की जाती है। और हाँ, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर वाला काम होता है उसके और गाड़ी को ठीक करना, क्योंकि कई सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि एक लैपटॉप लेके भी ओला स्कूटर किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर फिक्स किए जा सकते हैं। तो वो चीजें कैसे हो उसके ऊपर भी फोकस किया जा सकता है, जहाँ पे आसान तरीके से ग्लिचेस जो आ रहे हैं जिस कारण से किसी गाड़ी अगर बंद पड़ रही है तो उसे यहाँ पे उस लेवल पे लेकर आया जा सकता है जिससे किसी की गाड़ी यहाँ पे चलने वाली कंडीशन में आ जाए। इसके साथ एक बात आपको बता सकता हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओला वालों को समझ में आ गया कि कहाँ प्रॉब्लम थी और उन्होंने वो स्कूटर से डिसकंटिन्यू कर दिया। और जहां पहले ओला बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करता था, आज के समय में मैं देख रहा हूँ तो नंबर ऑफ जो लॉन्चेस होते हैं काफी तेजी से कम हो गए। यानी कि आज के समय बात करें जो भारत सेल के जो प्रोडक्ट इन्होंने अनाउंस करे थे वो अभी तक मार्केट में हिट करे नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि ओला वाले हर एक चीज के ऊपर टाइम ले रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं और मार्केट के अंदर थोड़ा लेट उतारे अपने प्रोडक्ट को, लेकिन प्रॉपर ट्राई और टेस्टिंग करके उतारे। ऐसा नहीं करे कि जल्दीबाजी में बहुत सारे प्रोडक्ट उतार दिए। पुराने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करो, नए प्रोडक्ट उतारो, ट्राई करो, टेस्ट करो अच्छे तरीके से। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि ओला को अपने कंपनी के बाहर के लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए एक बार अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, जैसे कि ओला के पुराने कस्टमर हो गए या फिर मीडिया वाले हो गए। क्योंकि एक जमाने में ओला ने ऐसा किया भी था कि बाहर के लोगों को बुला के एक बार अपनी गाड़ी चलवाई तो उसके बाद फीडबैक भी लिया था कि इस गाड़ी में आपको कैसा लगता है, ताकि अगर एंड मोमेंट पर कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो ओला उसे पकड़ के उसे रिफाइन कर सके। और देखा जाए तो ओला की अगर मैं कहानी अगर सम अप करना चाहूँ तो उसकी कहानी सिमिलर होती है टेस्ला जैसे। टेस्ला आज के समय में काफी पॉपुलर कार मेकर है। आज से 10 साल पहले टेस्ला ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कगार पर था, लेकिन क्या हुआ 2010 में यहाँ पे एलन मस्क ने उसे बचा लिया। फिर 2015 तक आते आते उसकी कोई भी कार मार्केट में चल नहीं रही थी और जो कार्स थी मार्केट में उसमें बहुत इश्यूज आ रहे थे। और देखा जाए तो उसके बाद टेस्ला मॉडल 3 और मॉडल वाई जब कार है तब जाके टेस्ला की कहानी बदली और आज भी 2025 में 2 ही टेस्ला की कारें ग्लोबली चलती हैं, मॉडल 3 मॉडल वाई। इसके अलावा कोई भी टेस्ला की कार बेस्ट सेलर नहीं है, इवन साइबर ट्रक भी इतना नहीं बिकता, जिस वजह से टेस्ला जैसी कंपनी बची। लेकिन हाँ, आज भी कई लोगों को टेस्ला के अंदर फिट एंड फिनिश और क्वालिटी के इश्यूज आ जाते हैं। सेम ट्रैजेक्टरी ओला की चल रही है, ओला भी अपना सेल बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन अगर ओला को अगर पूरी कहानी बदलनी है ना तो 1 या 2 ऐसे किलर प्रोडक्ट निकालने होंगे जिसके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी हो, सर्विस की रिक्वायरमेंट कम से कम पड़े, लोगों को एक ऐसा रफ एंड टफ प्रोडक्ट मिले कि इसे आप किसी भी कंडीशन में यूज कर लो, वो यहाँ पे चलता रहेगा। अगर इस तरीके का स्कूटर अगर ओला अगर बना के डिलीवर कर देता है तो मार्केट में इसको हरा पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी सर्विस प्रॉब्लम और क्वालिटी ऑफ स्कूटर्स पे काम नहीं करता है और लोग के फीडबैक को नहीं सुनता है तो फिर शायद ओला के लिए मार्केट में और टिक पाना थोड़ा एक स्ट्रगल वाली बात होगी। तो यार ये कुछ ओपिनियन रहते हैं। इस वीडियो के लिए मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस भी था, कई सारे लोगों से बात करी और कई सारे फंडामेंटल प्रॉब्लम जानने की एग्जैक्टली में चल क्या रहा है। बाकी देखने वाली बातों की फ्यूचर क्या रहता है ओला इलेक्ट्रिक का। आप लोगों का अगर कोई एक्सपीरियंस रहा है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर तो प्लीज कमेंट में जरूर से शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया उसमें से कोई भी नई चीज सीखी तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बार कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।